हैं आप सभी बताएं। आज का मौसम तो बहुत रंगीन रहा होगा, बहुत सुहावना मौसम रहा, बारिश हुई, ओले पड़े, बहुत अच्छा लगा होगा। तो बताएं कैसे हैं, हाल चाल बताएं अपना सब। ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हाँ, तो वही श्रृंखला अपनी जो कि चल रही थी वह संधारित्र की, उसी के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारा लेसन चल रहा था, कल हमने 2 पार्ट पढ़ाए थे, एक पार्ट आपको कल मिल गया था, एक आज सुबह भेज पाए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए। ठीक है, और आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तीसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना याद रखें कि तमाम बच्चे हमने देखा है कि वीडियो को थोड़ा कम देखते हैं और जो नोट्स भेजे जाते हैं उन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने से नॉलेज नहीं हो पाएगा, कॉपी करने से हम सब पूर्णतः ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि वीडियो को 2-3 बार प्ले करके नहीं देखेंगे। वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ऐसे ही समझ जाएंगे, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसे टेक्निकल रूप से ही जान जाएंगे कि हमें क्या तैयार करना है, कितना नॉलेज होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक अपने आप माइंड में मैकअप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को बार बार प्ले करके देखें, जितनी बार हो सके उतनी बार, एक ही बार में 2 बार में कंप्लीट हो जाएगा, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि नोट्स के जरिए आप फ़ोटो खींच के ना भेज करके हम आप लोगों को PDF ही सेंड करेंगे। कोशिश करते हैं, थोड़ा PDF बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सब कुछ कामयाब रहे तो अब आप लोगों को डायरेक्ट PDF मिल जाएगी, डाउनलोड करें, डायरेक्ट आपको नोट्स वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रोज़ का काम रोज़ करते रहें, वीडियो ज़रूर प्ले करके देखते रहें। एक बार नहीं 2-3-4 बार प्ले करें जब तक कि वो कंप्लीट तैयार ना हो जाए। आज का व्यंजक स्टार्ट करेंगे, आज से व्यंजक स्टार्ट है और उसके बाद में 2-3 थ्योरी डालेंगे। ठीक है, तो व्यंजक के लिए अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो व्यंजक जो है थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज होने की ज़रूरत है, थोड़ा केंद्रित होने की ज़रूरत है। अगर आप केंद्रित रहेंगे तो व्यंजक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और थ्योरी तो मैं ऑटोमेटिकली यहीं पे अभी आप लोगों को जो है बिल्कुल रेडी करवा दूंगा, तैयार हो जाएंगी। 2-3 बार अगर आप देख लेते हैं थ्योरी को तो उसको याद नहीं करना पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिकली तैयार हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन व्यंजक थोड़ा टफ है। व्यंजक की बात करें तो व्यंजक थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन अगर फोकस रखेंगे, अगर माइंड एक ही जगह पे सेंट्रलाइज रखेंगे, केंद्रित रखेंगे, तो आप लोगों को व्यंजक भी पूर्णतया तैयार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और मैंने जैसे पहले बताया भी कि ये जो कोर्स आपका चल रहा है ये कंटिन्यू जारी रहेगा, आपको यूट्यूब पे हमेशा मिलेगा। 2020 की जो श्रृंखला मैंने चालू किया है, मैं वादा करता हूँ पूरा सत्र निभाऊंगा जब तक कि आप लोगों की परीक्षा बोर्ड की नहीं हो जाती है। ठीक है, जब तक कि पूर्णतया कंप्लीट आपको कोर्स अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। और मैं पूरा सत्र आपको यूट्यूब के ज़रिए से पढ़ाता रहूँगा। 1 घंटा आधा घंटा जो भी होगा पर डे आपका कोर्स मिल जाएगा, आपको जो वीडियो मिल जाएगी, और PDF बनाने जा रहा हूँ, PDF भी अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों का कोर्स अच्छा मेंटेन हो जाएगा। बाकी मैं स्कूल में तो पढ़ाऊंगा ही, ऐसी बात नहीं कि वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी पढ़ाया जाएगा, कोर्स भी कराया जाएगा। लेकिन हमारी सोच ये आती है कि अगर हम इस तरीके से पढ़ते रहेंगे कि एक बार यहाँ हमारा कोर्स मेंटेन हो रहा है, एक बार हमें जब विद्यालय खुल जाएगा, स्कूल खुलेगा, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो हमारा रिवीजन भी साथ में हो रहा है बहुत तेज़ी से। और इस रिवीजन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस रिवीजन में आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि एक तरफ तो मैं विद्यालय में पढ़ाई अपनी जारी ही रखूँगा, दूसरी तरफ आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो जो कुछ 10-20 मिनट का होता है, अगर पर डे अगर वीडियो आप देखते चलेंगे तो आपका डबल यहाँ पे रेशियो प्राप्त हो रहा है, डबल रिवीजन हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। तो हमें लगता है सबसे अच्छा काम यही है। वीडियो इसीलिए बनाने का हमारा पर्पज़ यही है क्योंकि वीडियो एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी घटनाएँ हमारे दिमाग में पूर्णतः कंठस्थ हो जाती है, दिमाग में पूर्णतः अपना एक क्लॉथ ही बना लेती है। इसलिए वीडियो अनिवार्य रूप से होता है, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, कॉपी बना लेना तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी मेंटेन हो गया तो हमें नॉलेज हो गया। नॉलेज में तभी हो पाएगा जब हम किसी चीज़ को टेक्निकल रूप से देखेंगे, जानेंगे और उसको सोचेंगे और समझेंगे। इसलिए सोचने की प्रवृत्ति बढ़ाएं, अपने माइंड को डेवलपमेंट करें, सेंट्रलाइज करें, अपने दिमाग को जितना ज़्यादा झंझोड़ पाएँ उसको निचोड़ने की कोशिश करें, तभी जाकर के हम टॉपिक को समझ पाएंगे, आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आज से व्यंजक स्टार्ट है, अभी हम व्यंजक चालू करेंगे और देखते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा, ईजी पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल रखें। और आज का काम ये हमने अभी से बता रखा है कि आज लगभग में 2 या 3 बार वीडियो ज़रूर प्ले करें, क्योंकि ये व्यंजक है, थोड़ा टाइट ज़रूर है, टफ ज़रूर है, लेकिन समझ में आएगा, ये वादा है हमारा। तो आइए देखते हैं। रेडी? हाँ, आइए। तो आज आज का टॉपिक है, आज का जो व्यंजक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। इसके बारे में हम जानेंगे कि इस व्यंजक में क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन समझ में आएगा, एक एक टॉपिक समझाया जाएगा, आराम से देखें। ठीक है, वीडियो को 2 बार जरूर प्ले करके इसको देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो किसी चालक, कोई भी चालक हो, अगर किसी को आवेशित करना होता है तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। याद रखो हमेशा, अगर किसी चीज़ को आवेशित करना है, आवेश किसी चीज़ में जो है निहित करना है, तो उसमें कार्य करना पड़ता है। वह कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई थ्योरिकल रूप में पूछता है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो हमें बस इतना कह देना है कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, या कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इस कार्य को ही हम स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। या और सरल भाषा में अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक को जब आवेशित करते हैं तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही इसका स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आगे शुरू करता हूँ कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसा बोलो, कम बोलो। कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। समझ में आया? हमने पहले भी बताया था, अगर कोई थ्योरिकल रूप में पूछेगा तो बस इतना कह देना होगा कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो इसका व्यंजक है। आओ व्यंजक के बारे में हम जानें कि व्यंजक इसका कैसे बना पाएंगे। तो एक चीज़ याद रखें कि किसी चालक को अगर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसको एक राउंड में नहीं दे सकते, नहीं तो एकाएक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आवेश हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका विभव बढ़ जाएगा, तो इससे इसमें भंजक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उसमें चटकने लगेगा। इसलिए हमें धीरे धीरे आवेश देने होते हैं। कोई भी चालक हो उसको आवेश एक सीरियल में दिया जाता है, एकाएक तमाम सारा आवेश नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो हम यहाँ से मान लेते हैं और व्यंजक की तरफ चलते हैं। आप लोगों की थ्योरी समझ में आ गया होगा, तो व्यंजक की थोड़ी एक जो है थ्योरी है, मैं उस थ्योरी को लिखता हूँ, उसके बाद व्यंजक को समझाता हूँ। ठीक है, समझ में आएगा कि माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश, ध्यान दें, माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश, मतलब कोई चालक है, उसको मैंने प्लस क्यू आवेश जो है वह बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया है हमने, यानी वह बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया है। तो माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है, बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है, ध्यान रखें कि प्लस क्यू आवेश को मैंने क्या किया है, बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दे दिया है, जिससे कि चालक का विभव शून्य से ऊपर उठ करके v हो जाता है। मतलब जब कोई आवेश नहीं दिया था उस समय पे इसका विभव शून्य था ना, तो इससे हम कह सकते हैं किसी चालक का विभव जो होगा वो शून्य से ऊपर उठकर v हो जाता है ना, जिससे किसी चालक का विभव शून्य से उठकर v हो जाता है। थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कराता हूँ। v हो जाता है, तो शून्य से जो है उठकर v हो जाता है। ध्यान दें, जब चालक को आवेश का पहला मान दिया जाता है, मतलब जब चालक को आवेश का पहला टुकड़ा दिया जाता है, जैसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े की बात कही है, मैंने आवेश प्लस क्यू, आवेश तो प्लस क्यू ही देना है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कोई चीज़ है, एक ब्रेड है, उसके कई सारे टुकड़े कर लिए जाते हैं, बार बार एक एक टुकड़ा दिया जाता है छोटा छोटा, वही मैंने यहाँ पे क्रिया जारी जो की है कि प्लस क्यू आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दिया गया है। तो इसमें क्या बताएगा, जब चालक को आवेश का पहला, यानी जब चालक को आवेश का पहला मान दिया जाता है तब क्या होता है ना, ध्यान दें, जब चालक को आवेश का पहला मान दिया जाता है, पहला मान दिया जाता है, ध्यान दें, दिया जाता है, पहला मान दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, तब चालक का विभव शून्य था। उस समय तो चालक का विभव शून्य था, तब चालक का विभव शून्य था।
शून्य था। थ्योरी मैंने बहुत कम की है, ज़्यादा थ्योरी लिखवाने की कोशिश नहीं की है यहाँ पे, लेकिन अब इससे कम करेंगे तो नंबर की कटौती हो सकती है, इसलिए ज़्यादा कम ना करें, 60 ना करें। मैं खुद पहले से ही इतनी ज़्यादा 60 कर चुका हूँ कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी याद करने में या ध्यान देने में। तो बस ध्यान रखें कि जब चालक का पहला मान दिया जाता है, जब पहला मतलब डोज दिया जाता है, तो उस समय चालक का विभव क्या बताया जाता है? शून्य बताया जाता है। परंतु जब चालक को आवेश के अन्य भाग एक एक करके दिए जाते हैं, ध्यान दें, परंतु जब चालक को आवेश के अन्य भाग एक एक करके दिया जाता है, 1 by 1 ना, एक एक करके दिया जाता है, मतलब एक एक करके जब सारे भाग दिए जाते हैं तो चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध अधिकाधिक कार्य करना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है? क्योंकि जब हमने लास्ट वाला आवेश दिया है, टुकड़ा दिया है, तो उससे पहले कुछ आवेश वहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ ना कुछ टुकड़े पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हमें यह बताया गया है कि तो चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध अधिकतम कार्य करना पड़ता है तथा चालक का विभव ऊंचा हो जाता है। क्या हो जाता है? चालक का विभव ऊंचा हो जाता है, यानी 0 से V तक पहुँच जाता है ना। तो आओ इसको लिख लेते हैं। तो ध्यान दें, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पे ध्यान देने की, बार बार मैं इसी बात को दोहराता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो चालक पर पहले से ही ध्यान दें, चालक पर पहले से ही जो भी आवेश उस पर पहले से ही उपस्थित था, उस आवेश के सापेक्ष हमें यहाँ इसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है ना। तो इस पर ध्यान दें, चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध ध्यान देंगे, प्रतिकर्षण के विरुद्ध अधिकाधिक कार्य करना पड़ता है। अधिकाधिक कार्य करना पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तब चालक का विभव ऊंचा हो जाता है ना, तब चालक का विभव ऊंचा हो जाता है, मतलब अधिकतम। तब चालक का विभव ऊंचा हो जाता है, समझ में आया होगा। तब चालक का विभव कितना हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। आवेश का अंतिम भाग देने पर V हो जाता है। जब आवेश का अंतिम भाग देते हैं तो इसका विभव कितना V हो जाएगा, अंतिम भाग देने पर V हो जाता है। आवेश का अंतिम भाग देने पर कितना हो जाता है? V हो जाता है। अब यहाँ से मेरा डेरिवेशन रूप शुरू हो जाएगा। ये तो मैंने थ्योरिकल रूप में आप लोगों को थोड़ा बहुत लिख पाया है, इसके बाद मेरा डेरिवेशन रूप शुरू हो जाएगा, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, इसलिए मैं इसको दोहरा देता हूँ एक बात आप लोगों की समझ में ताकि दोबारा आ जाए। इसके बाद मैं अपना डेरिवेशन रूप उठाता हूँ, ठीक है। तो क्या था? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या थी? यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा फोकस करें कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसके बाद मैंने मान लिया कि माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है, जिससे कि चालक का विभव शून्य से उठ करके V हो जाता है। जब चालक को आवेश का पहला भाग दिया जाता है, जैसे मान लो हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, डिवाइडेशंस कर लिया था, उसका जो पहला भाग दिया था तो उस समय पे चालक का विभव शून्य था, क्योंकि उस समय पे कोई आवेश इसके ऊपर उपस्थित नहीं था। परंतु जब चालक आवेश के अन्य एक एक करके दिए जाते हैं, यानी परंतु जब चालक को आवेश के अन्य भाग एक एक करके, सॉरी यहाँ पे को भूल गया हूँ, लिख देता हूँ। जब चालक को आवेश के अन्य भाग एक एक करके दिया जाता है तो चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध अधिकाधिक कार्य करना पड़ता है, तब चालक का विभव ऊंचा हो जाता है। आवेश का अंतिम भाग देने पर विभव टोटल कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। मैंने पहले बताया था जब प्लस क्यू आवेश पूरा पहुंच जाएगा तो इसका विभव भी पूर्णतया V हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसके नीचे अब डेरिवेशन स्वरूप देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश देने के समय चालक का औसत विभव, यानी प्लस क्यू आवेश देने के समय
देने के समय, ध्यान दें, प्लस क्यू आवेश देने के समय, जो हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, देने के समय चालक का औसत विभव क्या होगा? चालक का औसत विभव, चालक का औसत विभव, ध्यान देंगे, चालक का औसत विभव क्या होगा? तो औसत विभव की अगर हम बात करें तो पहले शून्य था विभव और लास्ट में V तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया? V तक पहुंच गया। और इसका औसत करना था। औसत किसी चीज़ का करते हैं तो जितने भी पार्टिकल्स हम जोड़ते हैं उतने से ही डिवाइडेशंस करते हैं, यानी संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। मतलब औसत हम यही तो सीखे थे मैथमेटिकल्स रूप में, हमने सीखा था कि संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब 0 से लेकर के V तक हमारा विभव पहुँचा है तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया और 2 ही बार में ऐड किया है तो इसलिए हमने 2 से भाग कर लिया। तो क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2V। बताइए यहाँ पे सबकी समझ में आया है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं होगी तो आओ देखते हैं। अतः चालक का प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो देखें कि चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य, ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा। आओ कार्य को देखते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणे विभव, यानी W बराबर QV हम इससे पहले सीख चुके हैं ना। W बराबर QV, कार्य W ही तो होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? आवेश, ध्यान रखेंगे, आवेश गुणे विभव। क्या रखेंगे? आवेश गुणे विभव रखेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया है? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो ध्यान रखें कि आवेश हमने क्या दिया था? आवेश तो Q दिया है ना, और विभव कितना निकल के आया है? 1/2V आया ना, 1/2V आया है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो पा रही है। इसको मतलब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे तो कार्य हमारा W है और विभव आप जो टोटलिंग हमारा मान निकल के आया 1/2QV आया ना, 1/2QV आया, यानी कार्य कितना करना पड़ रहा है मुझे? 1/2QV आया ना। इसको मैं स्थितिज ऊर्जा का भी रूप दे सकता हूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कार्य का ही रूप होता है। मैंने बताया भी, ऊपर लिखा भी है, आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि W बराबर 1/2QV हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? हाँ बताएं, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आया है तो मैं इसके नीचे एक पंक्ति लिख देता हूँ, यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ध्यान रखें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना, संचित हो जाता है, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर ये संचित हो जाता है तो U बराबर हम लिख सकते हैं 1/2QV। क्या यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक क्लियर है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? हमने अभी बताया आप लोगों को, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है। कार्य क्या है हमारे पास? 1/2QV। क्या है? 1/2QV। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि U जो है U बराबर 1/2, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि U बराबर 1/2QV, यानी यहाँ से स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है। तो यहाँ से हमारी समझ में आया कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, मैंने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके मैं बदलते हुए रूप दिखाना चाहता हूँ कि इसके अगर और फार्मूले बनेंगे और रूप इसका चेंज किया जाएगा तो वो चेंज कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसे मिटाना होगा, मैं इसी में मानों को कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को आराम से समझ में आएगा, बस इसी से मैं चेंज कर दूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं पढ़ूंगा। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसको दोबारा डिस्क्रिप्शन करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं फार्मूलों के आधार पर हमें लगाने हैं, ठीक है। अगर ये फार्मूले हम समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे न्यूमेरिकल जो है समझ में आ जाएंगे। तमाम बच्चों की शिकायत रहती है कि न्यूमेरिकल जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो कारण यही हो जाता है कि हम फार्मूलों पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम फार्मूलों पे ध्यान दें, डेरिवेशन रूप इसका देखें तो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल समझ में आने लगते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ तक मैंने स्थितिज ऊर्जा के रूप में आपको जो संचित ऊर्जा निकली हुई है मैंने दिखा दिया है, लेकिन इसके बदलते हुए रूप अभी दिखाना बाकी है जो मैं अभी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ कि किसी चालक को आवेशित करने में, यानी जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब किसी चालक को आवेशित करेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बताइए सबको याद हो गया है? ये परिभाषा सबको याद हो गया है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर नहीं है, क्लियर है तो आए कि मतलब किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं कि माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है, जिससे कि चालक का विभव शून्य से उठकर V हो जाता है।
मैंने जो है प्लस क्यू आवेश जो था उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़े देते चला गया हूँ लास्ट तक। तो जब मैंने पहला टुकड़ा दिया था आवेश का उसमें तो शून्य था उसका विभव, फिर शून्य से उठ करके जब मैंने सारे टुकड़े दे दिए तो वी हो जाता है। कितना हो जाता है? वी हो जाता है। जब चालक को आवेश का पहला मान दिया जाता है तब, यानी उस समय पर जिस पीरियड में मैंने उसको पहला मान दिया है तब चालक का विभव शून्य था, परंतु जब चालक को आवेश के अन्य भाग यानी एक एक करके सारे भागों को मैंने दे दिया है तो चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध अधिकाधिक में कार्य करना पड़ जाता है, तब चालक का विभव ऊंचा हो जाता है। क्या होता है? ऊंचा, यानी मैक्सिमम जो भी हमारा विभव वी होगा वो हो जाता है, यानी आवेश का अंतिम भाग देने पर विभव कितना हो जाता है? वी हो जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आओ देखें इसका डेरिवेशन स्वरूप क्या होता है कि प्लस क्यू आवेश देने के समय चालक को का औसत विभव, जब मैं आवेश दे रहा था उसमें औसत विभव क्या होगा, तो पहले विभव शून्य बताया गया, मैंने लिखा है इसमें, और लास्ट में अंतिम कितना हो जाता है? वी हो जाता है। मैंने औसत की बात पहले कहा कि संख्याओं का कुल योग बट्टे कुल संख्या, ये मैथमेटिकल स्वरूप में हम पहले देख चुके हैं, यानी 0 + v / 2 हो जाएगा जो कि आपके सामने आ जाएगा 1/2 v हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आए कि चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, मतलब प्लस क्यू आवेश देंगे तो कार्य क्या होता है हम पहले भी सीख चुके हैं, W = QV होता है, ये वही लिखा हुआ है। कार्य है, आवेश है, विभव, यानी W = Q और V लिखा हुआ है। Q का मान तो Q ही रहेगा, V का मान आप लोगों के सामने मैं निकाल चुका हूँ, 1/2 V लिख लूँगा, यही पूरा रूप यहाँ पे लिख लूँगा। ये कार्य है, यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो U = 1/2 QV। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी के मैं बदलते हुए रूप अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मुझे इसे मिटाना होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है, क्लियर है? आइए देखते हैं। हाँ, तो आप लोगों के समझ में आया होगा, मैंने डेरिवेशन रूप आप लोगों को दिखा दिया है। डेरिवेशन रूप आसानी से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने जैसे कि बताया कि आप लोगों को डेरिवेशन रूप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, दिक्कत नहीं आई होगी, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के मैं बदलते हुए रूप दिखाऊंगा। बदलते हुए रूप दिखाना इसलिए अनिवार्य है, वैसे नहीं दिखाता क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तमाम बच्चों की शिकायत रहती है न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि इसके बदलते हुए रूपों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें बस एक ही आदत पड़ जाएगी कि अगर फार्मूला QV दिया गया है तो हम QV ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो सोल्यूशन, नहीं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं न्यूमेरिकल्स छोड़ देता हूँ, नहीं लगा पाता हूँ। लेकिन ध्यान रखें इसके रूप कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले एक बार पढ़ चुके हैं कि धारिता के पक्ष में ना, मैंने धारिता के पक्ष में पढ़ा था तो Q = CV बताया था। सब बच्चे बताएं क्या ये बात समझ में आई थी? जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था उसी टाइम पे मैंने बताया था कि Q = CV ना, ये बात अगर समझ में आई होगी तो अगर मैं V निकालूँ तो C कहाँ जाएगा? बट्टे में जाएगा, यानी V = Q/C हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या यहाँ तक समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो V का मान मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ। हमारे साथ में सहयोग करें, ध्यान दें कि V का मान मैं कहाँ यहाँ पे पुट करूँगा, यानी U बराबर हो जाएगा 1/2 और Q और V की जगह पे रखेंगे तो हो जाएगा Q/C। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो बताएं Q² नहीं हो जाएगा, यहाँ से Q²/C हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? Q²/C हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ½ Q²/C हो जाएगी। यहाँ से स्थितिज ऊर्जा कितनी प्राप्त हुई है? ½ Q²/C हो गई है। तो यानी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो इस पर थोड़ा फोकस रखें कि अगर फार्मूले में कहीं पे Q और V के पक्ष में हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी होती है तो मुझे यही फार्मूला डाल देना है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर QV के पक्ष में नहीं है, Q और C के पक्ष में, तो ये फार्मूला आपको पुट कराना होगा, तभी तो आंसर निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा एक रूप और हम दिखाएंगे अपनी तरफ से, इसमें सारे आपके न्यूमेरिकल्स जो यहाँ से सोल्यूशन हो जाएंगे, सोल्यूशन इसका हो जाएगा आसानी से। देखें कि Q = CV मैंने बताया, Q = CV बताया है, तो ध्यान दें पहले मैंने यहाँ पे V का मान चेंज किया था, इस बार हम यहाँ पे Q का मान चेंज कर दूंगा CV से, Q का मान चेंज करूंगा CV से यहाँ से। तो ध्यान रखें तो U बराबर हो जाएगा ½ तो ऐसे रखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है Q और Q का मान हमें रखना है CV, और एक V तो और है इसके पास ना, तो एक V ये रख ली जाएगी। मतलब यहाँ से बनेगा ½ C और V²। क्या बनेगा? ½ C और V²। यहाँ से क्लियर है? सब बच्चे समझ पा रहे होंगे। यानी अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया और न्यूमेरिकल्स में मुझको ये दिया गया कि CV पता है तो स्थितिज ऊर्जा बताएं, तो हम ये फार्मूला डाल करके अपना मान जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारा बस ये बताना है कि सब बच्चे ध्यान रखें कि स्थितिज ऊर्जा के लिए मुझे ये फार्मूला याद कर लेना है, और फिर उसके बाद में क्या है जो है धारिता का हमें फार्मूला मालूम है, इसी को बार बार बदल करके यहाँ मान पुट करा लेंगे, फिर इसी को चेंज करके यहाँ पुट करा लेंगे, इसी में पुट करा लेंगे, दोनों मान निकाल लेंगे तो आसानी से हमारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो बताना, ठीक है? कोई दिक्कत आए तो बताना। और हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, अगर फिजिक्स से संबंधित इंटर से फिजिक्स से संबंधित कोई न्यूमेरिकल से सवाल फंसता है, डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, थ्योरीज है, कुछ भी अगर फंसता है तो आप किसी भी टाइम पे मुझे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। हाँ, टाइम आधा घंटा या 15 मिनट का लग सकता है, क्योंकि मैं कभी अगर
बिजी हुआ या कहीं बाहर हुआ या कहीं ड्राइव कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं थोड़ा समय ले लूँ, लेकिन आपका सोल्यूशन, आपका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। जो है कभी कभी तुरंत दे सकता हूँ तो कभी 10-15 मिनट के बाद भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल्स, कोई डेरिवेशंस अगर आपका फंसा है मैथ से संबंधित या फिजिक्स से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। हर टाइम पे हम या आप लोगों की सेवा में उपस्थित हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं थोड़ी थ्योरी कराना चाहूँगा। तो आइए 2 थ्योरी देखता हूँ। आइए अब हम लोग थ्योरी का रूप देखते हैं। अब हम थ्योरी का रूप देखते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोगों के सामने हम जो है एक नई थ्योरी लेकर के आए हैं कि संधारित्र क्या होता है। मतलब संधारित्र एक सिस्टम है, उस सिस्टम क्या होता है हमें समझाएं। तो ध्यान दें संधारित्र क्या होता है। तो मैं पहले जो है आपको वैज्ञानिक रूप में बताता हूँ, फिर जो है दैनिक रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग समझ जाएंगे कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसका आकार बिना बदले पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित किया जा सके, उसे हम संधारित्र कह देंगे। क्या कह देंगे? संधारित्र कह देंगे ना। समझ गए होंगे कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसका आकार बिना बदले पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित किया जा सके, उसे हम संधारित्र कह देते हैं। जैसे ग्लास है ना, जैसे ग्लास है और ग्लास में 200 ग्राम पानी आता है और उसका हम आकार बगैर बदले हुए अगर उसमें किसी तरीके से 300 ग्राम पानी भर देता हूँ तो वो संधारित्र हो जाएगा। मतलब दैनिक रूप में मैंने बताया, आवेशों का तो वहाँ पे हम जो है उदाहरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन दैनिक रूप में बताया कि 200 ग्राम पानी अगर किसी ग्लास में आता है और मैं किसी तरीके को लगा करके उसमें 300 ग्राम पानी भर दूँ तो वो संधारित्र का रूप हो जाएगा, उसको हम संधारित्र कह सकते हैं। ऐसे ही संधारित्र अगर कहा जाएगा, ये मैंने दैनिक उदाहरण दिया है आप लोगों को, साइंस से संबंधित नहीं है। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है कि जिसका आकार बिना बदले, मतलब एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा समायोजन है कि इसका आकार न बदला जाए और पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित कर दिया जाए, पर्याप्त मात्रा में आवेशों को उसके ऊपर संचित कर दिया जाए, जो है उसके ऊपर जो है संग्रहित कर दिया जाए। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कह देंगे? संधारित्र कह देंगे। क्या ये समझ में आया है? अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से सुने कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसका आकार बिना परिवर्तित किए हुए उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। क्या ये थ्योरी समझ में आई है? तो मैं एक बार लिख देता हूँ, लिख के समझाता हूँ तो डबल हो जाएगा, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। ध्यान दें, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ध्यान देंगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में, जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ध्यान रखें कि परिवर्तन किए बिना मतलब एक ऐसा जो है समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मेरे जो है एजुकेशन पीरियड में मैंने अक्सर देखा है कि ये बहुत बार आई है और लगभग में हमने देखा हर सत्र में आई है। अगर कभी अपने ज़िले में नहीं आती है तो जो है बहराइच में चली जाती है या कहीं पास पड़ोस में चली जाती है, जिला चेंज करके चली जाती है, लेकिन ये थ्योरी आती जरूर है। इसलिए इसको आज ही कंठस्थ करें, भूले नहीं कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता। मैं इसे डबल लिख देता हूँ पीछे ताकि संधारित्र कहलाता समझ में आए। वैसे अगर नहीं लिखेंगे तो सके तक, अगर यहाँ तक जा सके तक कर सकते हैं तो भी आपकी परिभाषा पूरी मानी जाएगी। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, मतलब फिर से पढ़ता हूँ, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। परिवर्तन किए बिना उस पर, हाँ जो है फिर से पढ़ता हूँ, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? हम लोग समझ पाए हैं? अगर ये क्लियर है
तो भैया इस थ्योरी को आज ही रटना है, आज ही तैयार करना है, क्योंकि ये बोर्ड से संबंधित है, ये जरूर आएगी। और इसके बाद 2 थ्योरी और मैं छोटी छोटी कराना चाहूँगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी आज ही तैयार कर लेना है और 2-3 बार अगर वीडियो को सुनेंगे तो आप लोगों को रटना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर, हम वादा करते हैं आप लोगों को तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद अगली थ्योरी हम बात करते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। ध्यान रखें, परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, ध्यान रखें। मैं इसकी थ्योरी एक बार आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान रखें। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, ध्यान रखें कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम जो है वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ जो है बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। मतलब बगैर भंजन के, मतलब फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ का वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, मैं एक बार लिख देता हूँ, लिख करके समझाता हूँ। ये थोड़ी कठिन थ्योरी है, लेकिन आसानी से समझ जाएंगे कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, ध्यान दें, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत पदार्थ के लिए, ध्यान रखें कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, समझ जाएंगे अब सभी बच्चे, कि वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, ध्यान रखें, सहन कर सकता है, उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। समझ गए होंगे? नहीं समझे होंगे, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर, भंजन की बात करता हूँ ना, भंजन बता देता हूँ क्या होता है। भंजन का मतलब टूटना, चटकना। जैसे कोई चीज़ एक तमाम सारी चीज़ें एक जगह पे रखी जाती हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा हलचल उत्पन्न हो जाता है जो कि वो क्रिया के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे क्रिया जो होनी चाहिए उसके विरुद्ध कार्य करने लगता है। मतलब तमाम एक साथ में अगर हम लाइट कहीं पे प्रवेश कर देते हैं, मतलब आवेश दे देते हैं, तो उसमें चटकना प्रारंभ हो जाता है, उसमें से जो है चिंगारियाँ निकलने लगती, चटकना लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? उस पदार्थ की वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसको 2 बार जरूर पढ़ें, 2 बार ध्यान रखें। ये सारी थ्योरी हमने जो 3 थ्योरी आज मैं कराऊंगा, 3 में से एक थ्योरी निश्चित आनी है, कौन सी आ रही मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ 3 में से एक आनी है, ये मैं कन्फर्म जानता हूँ। ठीक है, तो आइए इसके बाद तीसरी थ्योरी की बात करता हूँ, भंजक विभवांतर। इसके फोटो आप लोगों को भेज दिए जाएंगे और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को PDF जो है आप लोगों को भेजी जाएगी, तो आप लोगों को कॉपी बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगला मैं हेडिंग डालता हूँ, भंजक विभवांतर। ध्यान रखें, भंजक विभवांतर क्या होता है, खूब पूछा गया है। भंजक विभवांतर अब तक मैंने देखा है, ये खूब पूछा जाता है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इस पर फोकस रखिए, ध्यान रखिए कि भंजक विभवांतर क्या होता है। तो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, ध्यान रखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ, तो अपने जो है थ्योरी को एक बार बताता हूँ, उसके बाद आगे काम शुरू करता हूँ। कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। वैद्युत भंजन का मतलब, भंजन मैंने अभी बताया आप लोगों को, चटकना प्रारंभ हो जाता है ना, उसमें आवेश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो सहन नहीं कर पाता है, तो वो चटकना प्रारंभ कर देता है, उसमें चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, इसी को हम भंजन कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से जो है आप लोगों के सामने अपनी जो है इसी बात को दोहराता हूँ। ये जो थ्योरी मैंने आप लोग को बताई है, एक बार फिर से मैं जो है पढ़ता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। मैं लिखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, तो आसानी से आप लोगों की समझ में आएगा। कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, ध्यान रखें, किसी संधारित्र
की प्लेटों के बीच किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच ध्यान रखें, जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर कहलाता है। क्लियर है? समझ में आया है? अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ कि भंजक विभवांतर क्या। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों थ्योरी हैं, मैंने आप लोगों को बताया, इसमें से कोई एक थ्योरी जरूर आएगी, इसलिए इसको जरूर याद करें, आज ही याद कर लें कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, असल में संधारित्र दो प्लेटों से बनता है, मैं इसकी बात कल करूंगा, इसका व्यंजक भी कराऊंगा कि संधारित्र कैसा होता है। संधारित्र दो प्लेटों से बना होता है, मैं इसकी बात करूंगा। एक गोली संधारित्र होता है, एक समांतर जो है प्लेट संधारित्र होता है, कई प्रकार के संधारित्र होते हैं, हम हर प्रकार के संधारित्रों की बात करूंगा, आप लोगों को पूर्णतः समझाया जाएगा। तो ध्यान रखें, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। और हमें लगता है कि आप लोग यहाँ देखते देखते ही याद हो गई होंगी। मैंने खुद एक दो बार यहाँ पे जो है रिपीट कर दिया है, रिवीजन इसीलिए हो गया है क्योंकि हम जानते तमाम बच्चे वीडियो को रिप्ले नहीं करते हैं, तो इसमें दिक्कत होती है, इसलिए मैं ही इसको रिप्ले कर देता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर कोई भी फिजिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल थ्योरी या डेरिवेशन होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इंटर से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है फिजिक्स से या मैथ्स से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो खींच के भेज सकते हैं या साफ हैंड राइटिंग में भेज सकते हैं। एकदम कूदे घूमत। हाँ देखो, तो इसमें सबको समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूँ तीनों थ्योरियों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सके। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। उस पदार्थ की क्या कहलाती है? जो है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। भंजक विभवांतर क्या है? किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो ये तीनों थ्योरी जो है याद हो जाएंगी। कल तक मुझे सुनाना होगा, मैं ऑडियो के जरिए आप लोगों से सुनूंगा, इसलिए ये थ्योरी जरूर इंपॉर्टेंट है, याद करें हर हालत में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करवाया जाएगा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों को जो है 10 थ्योरी व एक डेरिवेशन कराया है। कल एक नया डेरिवेशन लेकर के सामने आऊँगा। इसके डेरिवेशन थोड़ा लेंथी हैं और बड़े भी हैं, थोड़ा टफ है, तो थोड़ा ध्यान देकर के अगर आप लोग जो है वीडियो को रिप्ले करेंगे, उसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बाकी आप लोगों की कॉपी बनवाई जाएगी और इसकी फ़ोटो भी मैं भेज दूँगा। और मैं अभी आप लोगों से बताया था कि आप PDF की इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर PDF मेरा कंप्लीट हो गया तो आप लोगों को PDF भेज दिया करूँगा, तो आप डाउनलोड करके आपका जो है कोर्स पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों को नोट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वीडियो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इंटर से संबंधित कोई फिजिक्स या मैथ का न्यूमेरिकल्स हो, तो आप उसकी फोटो खींच करके भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मेरे ईमेल एड्रेस पे, या किसी भी माध्यम से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अपनी साफ हैंड राइटिंग में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं आप लिख के सारे सवालों का समाधान करूँगा। हाँ, हो सकता है 10-5 मिनट की कहीं प्रॉब्लम हो जाए या 15-20 मिनट इधर उधर हो जाए, क्योंकि मैं कभी अगर बाहर हुआ या कभी राइडिंग करता हुआ तो अलग बात है कि मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, लेकिन आपके सारे सवालों का समाधान मैं करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे इसी समय के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।